हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन। और आज मैं रीडिंग करने जा रहा हूं कि आपका फरवरी 2022 कैसा रहने वाला है। जी हां, फरवरी का महीना आपका कैसा रहेगा, इसी पर आज की पूरी रीडिंग बेस्ड है। और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। टैरो कार्ड्स में द मून, द सन, द वर्ल्ड, ये 3 कार्ड्स होते हैं और इन तीनों को ही आज पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है। द मून पाइल नंबर 1, द सन पाइल नंबर 2 और द वर्ल्ड पाइल नंबर 3 रहेंगे। ये तीनों कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मान लें। जिस कार्ड के साथ में आपको एक फील सा आ रहा हो या पहली नज़र में जो कार्ड आपको पसंद आया उसे अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को, इस रीडिंग को देखिए, वही आपके साथ रेजोनेट करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। आप अपने पाइल की रीडिंग देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं आज, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। वेलकम इन एस्ट्रो गुरु चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। आप इस नंबर पर कॉल ना करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैनेज किया जाता है। इस नंबर पर आप मैसेज करें, मैसेज का रिप्लाई मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड कराएगी और सारी इन्फॉर्मेशन देगी और हेल्प करेगी कि सेशन कैसे बुक करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। द मून नाम के कार्ड को आपने चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपके महीने में रहेंगे, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करूँगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, रीबर्थ। सेकेंड पोजिशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, किंग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, द मून। द मून आज की पाइल का नाम भी है और आपके लिए कार्ड भी अपीयर हुआ। थर्ड पोजीशन पर 6 ऑफ द वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ द कप्स। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक्स हैं, ये ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक है जिसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ रीडिंग के लिए। ये भी बिल्कुल ट्रेडिशनल टैरो ही होता है, 78 कार्ड्स का। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में आप किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं या किसी लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आपकी दृढ़ता, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अच्छा और गजब का है। पीछे पास्ट में आपने कई सारी अड़चनों और मुश्किलों का सामना किया है। पैसों के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर में मुझे अच्छा खासा लाभ दिख रहा है। ये फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी बदलाव, काफ़ी विसंगतियां या संगतियां लेकर आ रहा है। विसंगतियां वो होती हैं, मतलब ये हिंदी के 2 वर्ड्स हैं। विसंगतियां वो होती हैं जो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपके लिए आती है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। संगतियां वो होती हैं जो सिचुएशनली आपके फेवर में आ रही होती हैं। कंट्रोल तो हालांकि इस पर भी आपका नहीं होता, बट ये आपके फेवर में होती हैं। विसंगतियां आपके फेवर में नहीं होती हैं। पहले विसंगतियों की बात करते हैं। अड़चनें बहुत आ सकती हैं, आपको डिमोटिवेट किया जा सकता है, डिमोरलाइज किया जा सकता है। आपके किसी प्लान पर आपका कोई करीबी व्यक्ति ये बता सकता है कि भैया आपका प्लान बिल्कुल ख़राब है, बहना आपके प्लान में दम नहीं है, आप बिल्कुल पैसों का वेस्ट करने जा रही हैं या आपका जीवन एक तरीके से मुसीबत में आगे बढ़ने वाला है। तो आपको डिमोटिवेट किया जा सकता है, इनकरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में शायद ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसा करने का प्लान किया है जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। कुछ सोच ऐसी आ रही है, थिंकिंग आ रही है। उस थिंकिंग पर आगे बढ़ना या नहीं वो अभी बताता हूं, लेकिन थोड़ा एक और चीज़ है। पास्ट का कोई प्लान आपका ऐसा दिखता है जिसके बारे में आप कुछ सोच रहे थे या वो चीज़ एक तरह से दिल के किसी कोने में दबी रह गई है और उसे इस फरवरी में आप बाहर निकालने वाले हैं। कभी कभी होता है कि किसी प्लान को आपने आगे बढ़ाया और उसमें सक्सीड नहीं हुआ और उसे आपने पीछे छोड़ दिया और उस चीज़ में अब आप अपने आप को आगे लाने वाले हैं या लाने वाली हैं। तो उसमें पहला तो अड़चनें आएंगी जो दूसरों के द्वारा आएंगी।
अगली जो अड़चन आएगी वो अपने मन में ही आएगी, एक अवसाद या विषाद। अवसाद या विषाद का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। माइंड पूरी तरह से उस चीज़ के प्रति पॉजिटिविटी में नहीं आता है, माइंड निगेटिविटी में उस चीज़ में आ जाता है। आपको लगता है कि शायद आप सक्सीड ना हो पाए, शायद आपने राह गलत चुन ली है, शायद आपको रुक जाना चाहिए, वापस मुड़ जाना चाहिए। यही वो मोमेंट होगा जब आप सक्सेस की ओर बढ़ते हुए कदम को पीछे खींच सकते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। लोग आपकी सराहना करते हैं, मालूम है कब करते हैं, ये मैं कार्ड से नहीं बता रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ। लोग आपकी सराहना करते हैं, कब करते हैं? तब करते हैं जब आप आगे जा रहे हो। अगर आप पीछे हट रहे हैं तो लोग आपको अपोज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे। जो व्यक्ति सक्सीड हो रहा है, लोग उसकी सक्सेस के किस्से बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, गीत गाते हैं। अगर आप जीवन में सफल हो जाएं तो लोग बताएंगे कि आपने कितनी सफलता अर्जित कर ली, और अगर आप असफल हो जाएं तो लोग आपकी गलतियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। लोग हमेशा ऐसे रहे हैं, कोई आज के नहीं है, कोई आपके ही रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, ऐसा नहीं है। दुनिया हमेशा से ऐसी रही है, ठीक है। जो चीज़ सफल हुई उसके पीछे लोग खड़े थे। जैसे जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो मेरे हिस्ट्री के एक टीचर थे। अब उन्होंने एक दिन पूछा हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। हम सारे बच्चों में से कोई नहीं बता पाया। फिर उन्होंने जो बताया वो मुझे आज तक याद है और बहुत गजब की बात है। वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा इतिहास कुछ और नहीं है, युद्ध में जीते हुए लोगों की ओर से लिखा गया सिर्फ एस्से है। एक निबंध होता है जिसको जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले निबंध कहते हैं, इंग्लिश वाले एस्से कहते हैं। जीते हुए की पक्ष से लिखा गया एस्से है हिस्ट्री, और कुछ नहीं है। जो जीत गया उसने इतिहास लिखा, जो हार गया उसने इतिहास को लिखना ही नहीं चाहा। इसलिए हारे हुए व्यक्ति के पक्ष का हमें पता नहीं होता, सिर्फ जीते हुए व्यक्ति के पक्ष का पता होता है, ठीक है। तो ये चीज है। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वे लोग जो आज अपोज कर रहे हैं आपको फेवर करने आ जाएंगे और बढ़ चढ़ करके फ्यूचर में दिखाएंगे कि हम आपके साथ थे उस समय जब कोई आपके साथ नहीं था। और भले उन्होंने आपको अपोज किया हो, लेकिन वो उस समय बताएंगे कि मेरा अपोज करना असल में एक नेगेटिव मोटिवेशन था। तो खैर, उनकी बातों को चलने दें। आप इस चीज को जानते रहें कि आपको अपने पद से कोई डिगाए नहीं, टिकाए नहीं, हटाए नहीं, टिकाए नहीं। मैंने टिकाए कहा, टिकाए का मतलब स्थिरता। आप अपने पथ से स्थिर ना हो जाएं, आगे बढ़ते रहें, रुक ना जाएं, टिकाए नहीं, ठीक है। पथ से डिगना, हट जाना, टिकना, वहीं रुक जाना। तो वहां पर रुकें भी नहीं, वहां पर हटें भी नहीं, और आगे बढ़ते चलें। बट अपने लूप होल्स, जो आपकी कमियां हैं, उसे किसी से शेयर नहीं करनी, इसका ध्यान रखिएगा। यह फरवरी कई मामलों में आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, कई मामलों में आपके लिए यादगार महीना भी साबित हो सकता है। तो ये ट्रेडिशनल टैरो की इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो चलिए देखते हैं ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के ऊपर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का जो कार्ड है आपकी लव लाइफ के बारे में बताता है कि आप अपने प्रेम प्रसंगों के मामले में, चाहे आप अगर अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों के लिए एक ही चीज़ आ रही है। आप अपने लव रिलेशंस के मामले पे अपने प्रेम के प्रति अवेयरनेस रखें, दूसरे के प्रति नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपको कितना प्यार दे रही है या दे रहा है। इस चीज़ के बारे में दिमाग लगाना बंद कर दें। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचें। आपके अंदर प्यार की आग कितनी है, आपके अंदर लव फ्लेम कितना है, आप कितना प्यार करते हैं या कितना प्यार आपके अंदर से उमड़ के आ रहा है, इस बारे में विचार करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा दिखता है जहां आपको प्रेम को प्रदर्शित करना चाहिए। लव है, प्यार को दिखाइए। प्यार दिखाएंगे नहीं तो दूसरे को पता नहीं चलेगा कि प्यार है। प्यार को दिखाना बहुत बड़ी बात होती है और उसे जताने की प्रक्रियाएं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं कि एक इंसान जिस तरह से प्यार जताए दूसरा इंसान से वैसे ही प्यार को जताए। दूसरे इंसान के प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ प्यार को जताने से प्यार नहीं बढ़ेगा या आप दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। तो प्यार को खरीदने की कोशिश ना करें। सीधा सीधा आप सोचें कि कोई गिफ्ट मैं इस फरवरी में दे दूं और बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, तो वो चीज़ें मेज़र नहीं करेंगी। मामला यहाँ फीलिंग्स का है, मामला यहाँ पर इमोशंस का है, मामला यहाँ पर आपके अपने इमोशंस का है। कई बार प्यार में सामने वाले के इमोशन की परवाह करते हैं और अपने इमोशन की परवाह नहीं करते हैं, और सामने वाले पर्सन को यह फील हो जाता है कि आप उसे सिर्फ मैनेज करने के लिए उसके इमोशन की परवाह कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, यह रिलेशन को डैमेज करेगा। फरवरी
एक ऐसा महीना है आपके लिए जब आप अपने प्रेम के प्रति जितनी सतर्कता रखेंगे उतना आपका रिलेशन इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे इस महीने में आपके अंदर से प्यार उमड़ेगा बहुत, और इस प्यार को अगर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। आपके लिए इंटीग्रेशन का कार्ड अपीयर हुआ है। ये कार्ड जो इन्फॉर्मेशन देता है वो है कि फैमिली में बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। परिवार का आपके प्रति जो आग्रह है, परिवार की आपके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, दोनों चीज़ें। आग्रह मतलब फैमिली आपसे क्या चाहती है, और जिम्मेदारियां जो आपको फैमिली के लिए करना है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी लेवल पर हो, परिवार के प्रति आपकी जो एक तरीके से प्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट रखने की ज़रूरत है। वैसे परिवार का इस महीने आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, और अगर किसी मामले में आप परिवार के प्रति या परिवार से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो उस चीज़ में आपको निराश नहीं होना होगा। फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट कर रही है इस महीने, लेकिन उनके सपोर्ट का किसी भी कंडीशन में नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये चीज़ फैमिली के मेंबर्स को इस तरह हर्ट करेगी जो शायद उनको ज़िंदगी भर याद रहे। तो इसलिए ये कोशिशें ना करिएगा। परिवार के प्रति किए गए जो आपके दायित्व हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें आप इस महीने खरा उतर सकते हैं, लेकिन अपने आप को ही मुसीबतों में डालने वाले काम आपको नहीं करने हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है पढ़ाई करने के बाद टेबल से किताबें हटा लेनी चाहिए, तो वो आपका काम है, कर लीजिए ना। अब उसके लिए आपने अगर लेट किया, डिले किया, और उसके बाद आपने 4 बातें सुन ली तो गलती आपकी है। आपने अपने आप को ही 4 बातें सुनने के लिए प्रेरित कर दिया। तो जो काम है आपका उसे कंप्लीट करते चलें, ठीक है। फैमिली के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए छोटी सी चीज़ मैंने बताई, एक छोटा बच्चा जो स्टूडेंट है उसकी फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी बुक्स को मैनेज करके रख ले। अगर वो उसकी किताबें, उसकी बुक्स, पेन इधर उधर पड़े हैं तो फैमिली के लोग इरिटेट होंगे। ये एक छोटा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि इससे आप बड़े तक समझ सकते हैं कि आपको अपने काम को थोड़ा सा मैनेजेबल रखना है, तो बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, परिवार को अगर आपकी कभी जरूरत पड़ती है फरवरी के इस महीने में, तो एकदम पीछे नहीं हटना है। हो सकता है मामला थोड़ा सा आपके आइडियोलॉजी से अलग हो, आपकी वे ऑफ थिंकिंग से डिफरेंट हो, बट परिवार के साथ खड़े रहिए, क्योंकि वो परिवार है और आपको उसके साथ रहना चाहिए। सही या गलत उसके साथ रहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, अगला आपके लिए है फिनांस। इसके मामले में आया है रीबर्थ। रीबर्थ का जो कार्ड है ये किसी पुरानी चीज के खात्मे के साथ नई चीज के जन्म को भी दर्शाता है। एक तरीके से जैसे फिनिक्स के बारे में मान्यता है कि वो अपने एशेस से वापस आ जाते हैं। फिनिक्स एक पक्षी होता है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता या कहें सामाजिक मान्यता है, ठीक है, कि वे अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाते हैं, ऐसा मान्यता उनके लिए है। तो उस चीज़ पे नहीं जाते मान्यताओं पर, तो वो उसको रीबर्थ कहते हैं। रीबर्थ वो नहीं हुआ कि एक शरीर नष्ट हुआ, आत्मा ने दूसरा धारण किया, वो रीबर्थ यहाँ वो वाला मामला नहीं है, डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि इस महीने फिनेंशियल मामलों में आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं लिए हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचा है, या जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा कि ये वाले मामले आपके फिनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं। इस फरवरी के महीने में अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो नए बदलाव को एडॉप्ट करने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार हो जाते हैं तो फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज इस महीने फाइनेंस के मामले में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं, और वो जो खर्च है उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए थोड़ा होशियारी रखनी जरूरी है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन मतलब आपका प्रोफेशन, जो आप करते हैं, जॉब या बिजनेस या व्हाटएवर जो भी। इस महीने फरवरी में जितना कैजुअल रह सकते हैं उतना कैजुअल रहें आराम से रहें, कूल बने रहें। लाइक जॉब है, जॉब में अगर कुछ समस्याएं भी हैं तो एकदम कूल पेश आएं, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें भी अगर कुछ ट्रबल है, प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें मैनेज में नहीं आ रही हैं,
तो एकदम नॉर्मल बिहेव करें। जितना नॉर्मल आप बिहेव करेंगे उतना आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा इस महीने। और अगर आपने ये कर लिया और माइंड को रिलैक्स कर लिया तो ऐसे आइडियाज आपको आएंगे जो आने वाले समय में आपके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन में बहुत काम के होंगे। हो सकता है कि आप अपने माइंड को कूल करें तो बढ़िया बिजनेस आइडिया आ जाए, जॉब को और बेटर कैसे कर सकते हैं या जॉब में और ज़्यादा अर्निंग वाली जॉब में स्विच कैसे कर सकते हैं इसका आइडिया आ जाए, या इसका ही आइडिया आ जाए कि एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोशन को कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने माइंड को हौच पौच से भरे होते हैं तो फिर वस्तुतः आप वो नहीं देख पाते जो एक्चुअली सामने है, फिर धुंधला नजर आता है सब। तो उस धुंध को हटाने के लिए रिलैक्स हो जाइए एकदम आराम से। जितना आरामदायक आप अपने आप को रखेंगे, आरामदायक मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि काम धाम बंद करके आराम करिए, दुकान बंद कर दीजिए सो जाइए, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक। उल्टा मत समझ लीजिएगा, अरे अब तो मेरा फरवरी का आ गया, छुट्टी ले लो 10 दिन की ऑफिस से, नहीं फिर फायदा नहीं होगा। खुद को कैजुअल कर लीजिए। हो सकता है ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है आपके बिजनेस में आपको टाइम ना मिलता हो, उसी बिजी मोमेंट में, उसी बिजी शेड्यूल में अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। उस बिजी शेड्यूल को अडॉप्ट कर लीजिए ना। मान लीजिए हाँ ठीक है, मेरी दुकान सुबह 7 बजे खुलेगी, रात को 10 बजे बंद होगी। वो करते हैं ना कुछ किराने की शॉप हैं, चूंकि अब किराने की शॉप में तो ऐसा होता ही है, 7 बजे ओपन करनी होती है और 10 बजे तक खुली रखनी होती है। तो हो सकता है ये बहुत बड़ा जो लंबा शेड्यूल आपका टाइम है, अपने आप को इस शेड्यूल में अडॉप्ट करके कंफर्ट कर लीजिए। जितना कंफर्टेबल आप हो जाएंगे, जैसे एक तो होता है ना माइंडसेट की आप थोड़ा सा परेशान है कि अरे यार 7 से 10 चल रहा है, या जॉब में कभी कभी कहते हैं ना कि भैया सुबह 10 बजे आए और रात को 10 बजे तक काम कर रहा है, या 8 to 8 काम कर रहा है। ऐसे कई जॉब्स होती हैं या कुछ लोग कर रहे होते हैं कभी कभी ओवर टाइम। तो खुद को उसी में कैजुअल कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, उसको स्ट्रेसफुल मत बनाइए। तो ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल मामलों की बात करते हैं। एजुकेशनल मामलों में इस महीने आपने जितना ज़्यादा टाइम अपने एजुकेशन पर लगा दिया, अपने स्टडीज़ प्रिपरेशन पर लगा दिया, सक्सेस उतनी बड़ी हो जाएगी। बस एक लाइन है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन उस चीज़ में, उस प्रिपरेशन में खुद को लगाना, उस स्टडी में खुद को इन्वॉल्व करना और उतना टाइम देना जितने की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उतने की नहीं जितना आप कर रहे हैं। नहीं, आपके करने का नहीं है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना टाइम अगर आप अपने एजुकेशन में दे देते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। ये नहीं कि आपको लगता है कि अरे 1 घंटा पढ़ने बस बहुत है, और आपको पता है भैया रिक्वायरमेंट तो 4 घंटे की हो रखी है, तो सक्सीड नहीं होंगे। वो 1 घंटा चाहे जितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट 4 की है। एग्जाम्पल है ये, ठीक। वो आप अपने अकॉर्डिंग, सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि मेरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अगर आप काम करते हैं तो ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना एक्चुअली चैलेंजिंग भी है। लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी तो वो चैलेंजिंग नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी हो सकता है। हो सकता है वो 4 घंटे आपको काटने को दौड़ते हों, अभी तक पास्ट में दौड़ रहे हों काटने को, लेकिन अब अगर आप 4 घंटे कंटिन्यू कर लेते हैं, एक एग्जांपल है कि अगर वो 4 घंटे रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसे फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई 4 घंटे बैठकर पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ईजी है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं पढ़नी पड़ती हैं, है ना। तो इस चीज़ को करें और सक्सेस का आनंद उठाएं जो आने वाले समय में आ रही है। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं, कैजुअल बने रहते हैं अपने एजुकेशन के मामले में, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ की। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है मैच्योरिटी का। हेल्थ के मामलों में आप अपने आप को क्या कहते हैं, बुद्धिमान इंसान ना समझें। ये मानना बंद कर दें कि भाई हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से आइडिया नहीं लेना है, ये मानना बंद कर दें। ज़रूरत पड़े तो गूगल कर लीजिए ना, गूगल पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं से भी पता करिए, अपने किसी फैमिली डॉक्टर से पता करिए, या कोई फिट पर्सन आपके एरिया में हो उनसे मालूम करिए क्या चीज़ ठीक करनी है, पहला काम। दूसरा, जितना मेच्योर डिसीजन आप लेंगे हेल्थ वाइज उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, जितना आप नेचुरल चीज़ों में, नेचुरोपैथी जिसको हम कहते हैं, नेचुरोपैथी एक्चुअली वो नहीं होता, मैं जो बता रहा हूँ मेरा वो मतलब नहीं है कि आप किसी नेचुरोपैथी संस्था में चले जाएं, वहाँ पर जाकर के प्रकृति का आनंद, वो नहीं करो, घर पे रहें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीन टी पिएं, हरी सब्जियां खाएं, नेचुरल चीज़ें, ठीक।
अननेचुरल चीज़ों से थोड़ा अगर बचेंगे तो हेल्थ वाइज बड़ी इम्प्रूवमेंट इस महीने में आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अपने आप को कच्चे खाने क्या क्या आता है, कच्चा खाना, कच्चा खाना क्या होता है, सैलेड कच्चा होता है, ठीक है, सलाद को कच्चा होता है ना सैलेड, तो उस चीज़ को अगर ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट्स कच्चा होता है, कच्चा मतलब जिसे पकाया नहीं जाता। कच्चा का मतलब वो नहीं है कि आपने एकदम से मतलब वो पका हुआ नहीं है पेड़ में और आपने खा लिया, ऐसा नहीं, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कच्चा केला खाने को नहीं कह रहा हूँ किसी को वो चीज़ें जिसे आपको आग पर नहीं पकाना होता, उन चीज़ों का सेवन अगर आप इस महीने बढ़ाते हैं तो आपकी हेल्थ में बड़ी इम्प्रूवमेंट्स मिल जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जूस पी लें, शाकाहारी चीज़ें खाएं, और कुछ जैसे गाजर वगैरह आते हैं ना इस मौसम में, तो उसको कच्चा खाया जा सकता है, वो चीज़ें खाएं। सैलेड बढ़ा दें थोड़ा सा, दिन में एक समय ऐसा कर लें जब सैलेड या फ्रूट सैलेड आप उसको ले सकें, तो आपकी हेल्थ में बड़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि फरवरी का महीना आपका कैसा रहेगा। आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द सन नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है रीबर्थ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 10 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन एस ऑफ द सोर्ड्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ द कप्स। तो कप्स के प्रिंसेस आपके लिए लास्ट में अपीयर हुई हैं। फरवरी के महीने की जो बात है ये बड़ी निराली आपके लिए रहेगी। सबसे पहला, आप अपने किसी पुराने काम को जिसे आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा था वापस ला सकते हैं और उस काम पर शुरुआत कर सकते हैं, सक्सीड हो जाएंगे। अच्छा, सक्सीड हो जाएंगे जो कहा, उसमें आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाथ तो मिल जाएगा, रास्ता तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह से काम करना है, लेकिन फिर करना भी आपको पड़ेगा ना, ये समझिए। दूसरी चीज, इस महीने एनर्जी आपकी बड़ी अच्छी रहने वाली है। एनर्जी से पहले, एनर्जी वाले मामले पर बात करने से थोड़ा पहले आते हैं। परिवार के साथ इस महीने आपके संबंध पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। परिवार में आप इस महीने समय ज़्यादा दे पाएंगे। परिवार के अलावा प्रेम संबंधों के मामले में भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। ये महीना एक तरह का छोटे मोटे सेलिब्रेशन का होगा, एक छोटी गेट टुगेदर वाली स्थिति या जैसे एक छोटी मोटी सी पार्टी वाली कंडीशन आपके साथ आ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है जिससे लंबे समय से मुलाकात होते होते तक पेंडिंग हो जा रही थी, तो उनसे मिलना इस महीने हो सकता है। अच्छा, ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। फरवरी का महीना काफ़ी एनर्जी आपको देने वाला है। इस एनर्जी को सही दिशा में अगर आप इस्तेमाल कर ले जाते हैं, लगा ले जाते हैं, तो आप अपने कई लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, कई टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी को अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली आप गलत दिशा में लेके चले जाते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए बड़ी मुसीबतें ला सकती है, और अनचाही ऐसी मुसीबतें भी आपके लिए ला सकती है जो आपके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए इस चीज़ को ना करें। फैमिली को इग्नोर करना इस महीने फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होगा। इमोशनल लैक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार के साथ और परिवार के प्रति जितना लगाव आप रखेंगे उतना आपका इमोशनल इन्हेंसमेंट होगा, उतना इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे। किसी एक ऐसे रिलेशन को जिसे पास्ट में लगभग खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, या वो खत्म हो गया सिचुएशनली, उस रिलेशन को अगर वापस लाना चाहते हैं तो फरवरी का महीना उस चीज के लिए काम करेगा। लेकिन अगर इस महीने सिर्फ किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए काम करने की कोशिश करेंगे या चापलूसी करने की कोशिश करेंगे तो चापलूसी का कोई फायदा इस महीने आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति आपके बारे में गलत इंटेंशन जरूर बना लेगा। तो इस तरह से फरवरी का ये महीना आपका रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन कार्ड्स की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि अलग अलग एस्पेक्ट पर लाइफ आपके लिए कैसा
क्या लेकर के आ रही है इस फरवरी के महीने में। ओशो ज़ेन कार्ड्स। सबसे पहले आपकी लव लाइफ, इसके बारे में आया है इनर वॉइस। इनर वॉइस का जो कार्ड है, इसकी जो शाब्दिक मीनिंग है, शाब्दिक मीन्स इसकी जो शब्दों की वर्ड मीनिंग है वो सिंपल सी है, आपके दिल की आवाज़। लेकिन दिल की आवाज़ कभी कभी ऐसी भी होती है जो हमें लगती तो दिल की है बट वो दिल की नहीं होती, और उसके बारे में आपको अंदर ही एक फीलिंग और आ जाती है कि भाई ये गलत आवाज़ है, इसके पीछे मत जाना। ठीक है, तो वो वाले को थोड़ा सा समझना होगा और आपको कैच करना होगा कि कौन सी सही और कौन सी गलत है। फिलहाल इस महीने आप दिल से ज़्यादा ना सोचें, इमोशनल लैक जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना अपने को कम इमोशनल कर पाएंगे लव मामलों में, लव से जुड़े मामलों में, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों में, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी लवर, आपका लवर, जो भी हैं, वो आपके प्रति इमोशनल ज़्यादा होते हैं तो उनके इमोशंस को बहने देना है, फिर रोकना नहीं, आने दो भैया, फिर ठीक है, फिर रोकना नहीं है। उनका जितना इमोशंस आपकी तरफ आए उसकी आपको कद्र करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर उनके इमोशन के लैक को उजागर कर देते हैं, जैसे कभी कभी होगा कि वे अपने इमोशंस में आकर इतना भावुक, इमोशन मतलब भावनाएं, फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस इतना हाई हो जाएंगे कि वे आपसे ऐसी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर दें। हो सकता है कुछ उनकी दो चार ऐसी बातें हों जो आपको अनकंफर्टेबल कर दें, तो आपको उनकी इंसल्ट नहीं करनी है, आपको उनके रिस्पेक्ट करनी है, उनके इमोशन के रिस्पेक्ट करनी है। मान लें आप किसी चीज़ को अपोज भी करना चाहते हैं तो अपोज करने का एक तरीका होता है, प्यार से बताएं। इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है डियर, है ना, प्यार से बताइए। क्योंकि अगर आपने उनको इमोशनली हर्ट किया तो वो हर्टनेस इतनी ज़्यादा हो सकती है जो आपके रिलेशन में एक ऐसी लहर पैदा करेगी जो डिस्टर्बेंस की कंडीशन तक ले जाएगी, और वो डिस्टर्बेंस रिलेटेड होगी या डिपेंड करेगी उस मामले पर कि वो पर्सन कितना ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और वो डिसाइड करेगा, फिर आपका पार्टनर डिसाइड करेगा कि आपके साथ कंटिन्यूएशन में आना है या नहीं। जैसे पति या पत्नी एक लंबे समय के लिए नाराज हो सकते हैं, लवर से तो साथ भी छूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा होशियार रहें, अपने इमोशंस को मैनेज रखें, उसके इमोशन को बहने दें, लेकिन जो दिल की आवाज़ है उसको समझें, ये सचमुच दिल की आवाज़ है या लग रहा है दिल की आवाज़, कोई मजे ले रहा है अंदर से, सोचिए इस चीज़ पर। तो ये रहा आपका लव लाइफ का मामला। अब लेते हैं आपके लिए फैमिली का मैटर। फैमिली के मामलों में आपके लिए द रिबल का कार्ड अपीयर हुआ है। फैमिली के मामलों में आपको दो चीज़ें हैं। अगर आप एक डिसीजन मेकर फैमिली में हैं, ठीक है, आप कभी कभी होता है ना, आप परिवार के मुखिया हैं या ऐसी पोजीशन पर फैमिली में हैं जहां आपका डिसीजन, मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं, तो उस मामले में आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, लेकिन सुननी सबकी है। सुन लीजिए, आइडिया ले लीजिए, लेकिन किसी की परवाह मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, फिर खुद के दिमाग से डिसीजन लीजिए। ये है पहली चीज़। दूसरे, अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं और परिवार के किसी मामले में आपको डिसीजन देना है तो यहाँ आपको डिप्लोमेटिक खेल खेलना होगा। निर्णय देने से पहले या डिसीजन को, जो भी वटेवर सजेशन कह लें, डिसीजन नहीं सजेशन कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन तो आपके अकॉर्डिंग है बट आप सजेशन ही दे सकते हैं। सजेशन को इस फ्रेस में दीजिए कि उन्हें लगे ये उनका ही आइडिया है, झूठ मूठ में ही सही झूठ मूठ में ही सही। उनको कहिए कि अच्छा, इस वाले मामले में शायद आपने कभी कुछ किसी मामले पर ऐसा कुछ कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन या इस तरह की सिचुएशन हो तो ये किया जा सकता है। उनको ऐसा लगाइए कि शायद उनका एक आइडिया आपके दिमाग में घुस गया और वो आइडिया आप उनको दे रहे हैं, तो आपके आइडिया को अडॉप्ट करने में उनको आसानी होगी, उनका ईगो हर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैटर सीधे सीधे आपसे ही जुड़ा है तो अपने आप को साइड रखना बहुत अक्लमंदी का काम होगा, बुद्धिमानी का काम होगा। फिर वहां पर सामने जो भी पर्सन फैमिली में है उनको डिसीजन लेने दीजिए, लेकिन उनका डिसीजन अगर आपको पसंद नहीं आता या मामला सीधे आपके जीवन से जुड़ा है, मामला सीधे आपके करियर से जुड़ा है, मामले से आप सीधा ऐसा अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट मतलब प्रभावित,
और प्रभावित भी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव प्रभावित को अफेक्ट कहते हैं। अगर आप इस तरह से अफेक्ट होते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए अकॉर्डिंग टू यू अच्छा नहीं है, तो आपको वहां पर पुरजोर विरोध करना होगा, अपोज करना होगा। उनके समर्थन में आपको कतई नहीं आना और डोमिनेट तो आपको होना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन इस विरोध में एक ग्रेस होना चाहिए। अगर आपकी बात सच है और आप सही हैं अपने ग्राउंड्स पर, तो आपका जो विरोध है वो विरोध एक ग्रेसफुल होना चाहिए। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जैसा आजकल हमारे देश में होता है ना, विरोध करने वालों को पब्लिक ही गालियां दे रही होती, तो वो विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, विरोध करिए, एक ग्रेस के साथ करिए, समझदारी के साथ करिए कि आपके विरोध में जो एक क्वालिटी हो या एक बातों का एक वेटेज हो वो रिमार्केबल हो, नोट करने लायक हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और इंसल्ट फैमिली में किसी की नहीं करनी है विरोध करते समय भी। अब बात करते हैं फिनेंशियल मामलों की। इंटेंसिटी का कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए। इस फरवरी के महीने में फिनेंशियल मामलों में आप अपने आप को केंद्रित करके जितना आगे ले जा सकते हैं लेके चले जाइए। लेकिन अगर आप केंद्रित नहीं हैं, फोकस्ड नहीं हैं, केंद्रित मतलब फोकस होना, लेकिन अगर आप फोकस नहीं हैं तो आपका आगे बढ़ना नुकसानदेह साबित होगा। तो इसलिए पहले देखिए कि आप फोकस्ड हैं या नहीं हैं। दूसरे, जब फोकस हो जाए, केंद्रित हो जाए, तो केंद्र कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा कहाँ पर, टारगेट को देखिए। और टारगेट अगर है और फोकस भी है तो बिल्कुल आगे बढ़िए, सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अगर टारगेट नहीं है, फोकस है, या फोकस है टारगेट नहीं है, दोनों कंडीशन में आप सक्सीड नहीं होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अपने फिनेंशियल गोल्स, फिनेंशियल प्लान्स किसी भी पर्सन के साथ आपको शेयर नहीं करने हैं। और आने वाले समय में अपने फिनेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में प्लानिंग करने के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। अब लेते हैं आपके ऑक्यूपेशन को। ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। ये कार्ड बताता है कि प्रोफेशनल मामलों में डिसीजन को इस महीने टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी बदलाव वाले डिसीजन ना लें। और अगर आप प्रोफेशनली किसी मामले पर पिछले काफ़ी समय से फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जॉब में पिछले कई महीनों से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो फरवरी का महीना है जब आपको यहां से बाहर निकलना चाहिए। छोड़िए जॉब को, निकलिए, ढूंढिए नहीं। लेकिन अगर फरवरी के महीने में आप अपने आप को थोड़ा सा स्टक फील करते हैं, सिर्फ इस महीने में, फरवरी के महीना शुरू होता है, 1-2 दिन में आप थोड़ा स्टक फील करते हैं, तो आपको शांत बने रहना, तब जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। या पिछले कई महीनों से आप अपने आप को अगर एक ऐसी पोजीशन में पा रहे थे जहां आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तो फरवरी का महीना उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर मामला फरवरी के महीने पर आता है कि इस महीने ही सारी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, तो आपको शांत बने रहना है, क्योंकि ये महीना निकलती सिचुएशंस आपके फेवर में वापस आनी है। हाँ, इस महीने के निकलते ही सिचुएशंस आपके फेवर में फिर से आ जाएंगी। तो ये महीने दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब अपने प्रोफेशनल मामले, ऑक्यूपेशन के मामलों पर आपके जो डिसीजंस हैं उनको एक बार कोशिश करें किसी मेंटोर से या किसी समझदार व्यक्ति से जांच करवाएं। आपने कोई निर्णय लिया, उस पर एक और एडवाइस ले लीजिए। निर्णय, डिसीजन पर एडवाइजरी लीजिए किसी समझदार व्यक्ति से, तो गलतियां होने से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामलों में आपके लिए अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। आपको एजुकेशनल मामलों में कूल होकर के काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा कूल रहेंगे, जितना ज़्यादा कैजुअल रहेंगे, उतना सक्सीड हो सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, बड़ी बातों का ध्यान नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत बड़ी बातें होती हैं, है ना, एजुकेशन में। लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, जो चैप्टर्स जिनको टीचर कहते हैं कि अरे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आपको पता होता है कि अरे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो वो वाले चैप्टर्स को भी मिस आउट नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। अगर प्लान है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करके आप सक्सीड हो सकते हैं। ध्यान इस चीज़ का भी एजुकेशनल मामलों में रखना है कि आपका अपना जो स्किल सेट है वो इस महीने और अलग तरीके से डेवलप हो सकता है। आपके द्वारा स्टडी किया हुआ, पढ़ा हुआ मटेरियल फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखें तो अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपके लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड अपीयर हुआ है। हेल्थ के मामलों में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना था तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि भाई हम ना एक डाइट प्लान पर जाएंगे, खुद से ही सोच लिया था, कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। आपने सोचा था कि कल से मैं जिम जाऊं या फरवरी में मुझे जिम ज्वाइन कर लेना है, उसे भी पोस्टपोन कर दीजिए। उसका रीज़न क्या है ये बताता हूँ। आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे। जिम का पैसा दे देंगे फिर जाएंगे नहीं, घर में बैठ के थोड़ी पतले हो जाएंगे नहीं, फिर बाद में झगड़ा करने चले जाएंगे, यार 3 महीने हो गया तुमको पेमेंट किया हुए, कुछ वजन घटा नहीं हमारा। तो वो पैर पकड़ लेगा, बोलेगा प्रभु आ जाया करो कभी, घर में बैठ के वजन कहाँ से घटा दें आपका, है ना। तो वो चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं आ रही, दैट्स वाई आपको पोस्टपोन करने के लिए कह रहा हूं कि चीज़ों को टाल दीजिए। दूसरा, एक विजन बना लीजिए अपनी हेल्थ में। आपके पास सिर्फ एक चीज होना चाहिए, विजन। विजन मतलब एक दृष्टि। अपनी हेल्थ की इंप्रूवमेंट को कहां तक देखते हैं सोच लीजिए। उस सोच को पूरा करने की कोशिश अगर करेंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विजन ना हो, सिर्फ अब जैसे अब विजन और बाकी चीजों में फर्क क्या है मैं समझाता हूं। जैसे अब आप कहेंगे कि भाई डाइट का प्लान किया था, वो भी तो विजन है। नहीं, वो विजन नहीं है, वो आपकी एक जिद है, झक है। जिम जाएंगे क्यों? क्योंकि वो गए पतले हुए, वो गए पतले हुए, जिम वाला कह रहा है भैया आ जाओ पतले हो जाओगे, मैं भी जाके पतला हो जाऊं। नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जिद में आ गया, विजन नहीं है। जिम जाना एक विजन हो कि भाई हम तो वहां पर जा रहे हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अब आप पहुंचे पहले दिन, उसने बताया भैया प्रोटीन खरीद लो 5,000 का, और आप गए प्रोटीन उठा ले, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि प्रोटीन सभी को पसंद नहीं आता है, हर एक को नहीं अच्छा लगता। मतलब जो भी होता है, होती तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन वो हर एक को उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। और पता लगा आपने पैसे खर्च कर दिए और फिर टेस्ट नहीं पसंद, उसने कहा जी अब तो खुल के डब्बा वापस नहीं होगा, तो डिप्रेस होंगे, कह रहे यार एक तो इसको पैसा दिया फिर ये लाए। समझ रहे हैं बात को? अगर विजन है कि मुझे अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए जिम जाना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज का रूटीन बनाने के लिए जिम जाना चाहिए, मुझे वॉक इन पर नहीं जा पाता हूं या नहीं जा पाती हूं, जिम घर के पड़ोस में है वहां चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप बॉडी ही बनाएं वहां जाकर के। जिम जाने वाले हर व्यक्ति को बॉडी बिल्डर बन जाना है ये मतलब नहीं होता जिम का। वो बॉडी बिल्डर की फोटोज लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिम का मतलब क्या है? वर्जिश, व्यायाम, शरीर को व्यायाम कराना ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अगर इस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं तो जाइए। और अगर आपका एक जिसको कहते हैं बच्चों वाली जिद वाला मामला है कि भाई हमको पतला होना है या हमको बॉडी बिल्डर बन जाना है 2 महीने के अंदर, तो कुछ नहीं होगा, पैसा खराब होगा, टाइम खराब होगा, डिप्रेस हो जाओगे, वो नहीं करना। ऐसे ही डाइट में भी है। तो अगर विजन आपका है कि मुझे मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने खाने को थोड़ा मैनेज करना चाहिए, फला फला चीज़ हटाएं, फला फला चीज़ ऐड करें, तो विज़न है। लेकिन आपने सोचा कि कल से ना मेरे को खाना आधा कर देना है तो ये विज़न नहीं है, ये जिद है। ये जिद पूरी नहीं होगी, तो जिद से हटिए, विज़न पर आइए और हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द वर्ल्ड के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब चलिए देखते हैं कि टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सारी चीजें देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर एस ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड आपकी पाइल है और द वर्ल्ड का कार्ड अपीयर भी हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है टैरो से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन को मैनेज करने की कोशिशें आपकी चल रही हैं लगातार। फ्यूचर को लेके एक डाइसीनेस आपके मन में दिखती है। भविष्य कैसा होगा
इसके बारे में आपके विचारों में नवीनता तो है, लेकिन डाउट बहुत ज़्यादा है। चलिए उस डाउट पर अभी हम वापस आएंगे। थोड़ा पहले की बात करते हैं। आप एक बड़े एनर्जेटिक पर्सन दिखते हैं और उस एनर्जेटिक पर्सन के साथ सिचुएशंस कई बार मैनेजेबल कंडीशन में नहीं आती, आपको एबनॉर्मल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वे चीज़ें जिसे आप संघर्ष कह सकते हैं, लोगों का सामना कह सकते हैं कि लोगों का सामना करना पड़ता है, या आपकी टांग खींचने वाले ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, ये आप जानते हैं, मानते हैं, और मुझसे भी जान लीजिए कि ये सच है, ईश्वर आपके साथ हैं। जो लोग कितना भी कोशिश करें आपको पीछे खींचने की, आपको पीछे खींच नहीं पाते हैं। आप हर बार बंधनों, मुसीबतों, बाधाओं को तोड़ करके आगे निकल ही आते हैं। वर्तमान समय जो आपका चल रहा है, इस वर्तमान समय जब मैं कहता हूं, इस चूंकि मंथली रीडिंग है तो ये फरवरी 2022 से ही रिलेटेड है। तो फरवरी 2022 में आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इग्नोर होना सीखिए। जिन लोगों ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, या जो लोग थोड़ा सरकास्टिक चीज़ें जानते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने एक लाइन सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था, नेरो बंसी बजा रहा था। नेरो एक चरवाहा था जो भेड़ें चराता था, ठीक है। और वो भेड़ों को चराने के लिए चला गया और एक भेड़ें चर रही थी पहाड़ी के ऊपर, और वो एक पेड़ की छांव में बैठकर बांसुरी बजा रहा था, और उसी समय रोम शहर में आग लग गई और रोम जलने लगा, और नेरो को पता नहीं था, वो बंसी ही बजा रहा था। तो तब ये कहावत बन गई कि जब रोम जल रहा था तो नेरो बंसी बजा रहा था। तो आपको नेरो बन जाना है इस महीने में। जो होता है होने दीजिए, दूसरों की लाइफ में जो होता है वो होने दीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अच्छा या बुरा, ठीक है। कोई जिसको क्या कहते हैं, अपना पैर कुल्हाड़ी पे या कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहा है, भैया मारने दीजिए, भाड़ में जाए। भाड़ में जाए एक लाइन होती है ना हमारे देश में, कहते हैं भारत में, कहते हैं भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब। तो आपको सिर्फ यही करना है। इस महीने पूरा कंसंट्रेशन खुद पे ले आइए। लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, अच्छा है नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है, फॉरगेट इट ऑल। बॉस को प्रॉब्लम है नहीं है, आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम है नहीं है, वट एवर क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों को साइड करिए, सिर्फ अपने पे फोकस करिए और अपने टारगेट के ऊपर फोकस करिए। इस महीने अगर आप ये करते हैं तो बड़े सक्सीड रहेंगे। इस महीने की अच्छाई ये है कि ये महीना परिवर्तनशील है। इस महीने मल्टीपल बदलाव आएंगे और उन मल्टीपल बदलावों को आप अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं अगर आप दो चीज़ों में हाँ, एक तो पहली बता दूं कि ऊर्जा इस महीने आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जी पॉजिटिव और अच्छी, पॉजिटिव नहीं, अभी एनर्जी के बारे में बताता हूं। एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, अब वो पॉजिटिव निगेटिव अभी उस पर आऊँगा। और इस महीने ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। दो चीज़ें तो ये होंगी। करना आपको क्या है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी है और साथ ही साथ नेरो बन जाना है रोम का। मतलब दूसरे की जिंदगी अच्छी जा रही या बुरी जा रही, आपको लेना देना नहीं है। न्यूज़ की तरह बात सुन लीजिए, मामला ख़त्म। न्यूज़ सुनते हैं ना, न्यूज़ में आता है ऐसा हुआ वैसा हुआ वो हुआ, आप क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं कर लेते, थोड़ा सा दुखी हो लेते हैं तो बस वैसे ही हो जाइए, फिर न्यूट्रल अपनी लाइफ में, बैक टू योर लाइफ। अब एनर्जी की बात करते हैं। ये एनर्जी डिपेंड करेगी आपके माइंडसेट पर, इसीलिए मैंने कहा ये पॉजिटिव निगेटिव मैं अभी बताऊंगा। डिपेंड कर जाएगी माइंडसेट पर। आप पॉजिटिव सोचेंगे एनर्जी पॉजिटिव मूव होगी, आप निगेटिव सोचेंगे एनर्जी निगेटिव मूव होगी, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ द एनर्जी आपको हेल्प करेगा हर विरोधों का, हर मुश्किलों का सामना करने से अपने आप को आगे ले जाने में हेल्प करेगा। और अगर आपने इस एनर्जी को निगेटिव चीज़ों में मोड़ दिया तो ये एनर्जी उन्हीं विरोधों में निगेटिव होकर के बदला लेने वाली टेंडेंसी में बदलकर वहीं खत्म हो जाएगी और ये एनर्जी निगेटिव होकर वहीं पर फंस जाएगी, लोगों से बदला लेने में इन्वॉल्व हो जाएगी और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी और आप इस महीने कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मतलब इस महीने का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो अपनी एनर्जी की पॉजिटिविटी आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगी। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करें बदलाव की। इस महीने जो परिवर्तनशीलता है, ये जो चेंजिंग का मोमेंटम चलेगा इस पूरे महीने चलेगा आपके लिए, ये मोमेंटम आपको अप्स एंड डाउन्स में भी ले जाएगा। परिवर्तन सर्कल में होता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और इस परिवर्तन में चीज़ें अच्छी बुरी होती रहेंगी। आपको सब एडॉप्ट करना है।
रोम का नीरो बनना है। मतलब अच्छा क्या था नेरो के साथ में, वो बांसुरी बजा के खुश था। बुरा क्या था, रोम जल रहा था। बट उस टाइम पे वो क्या था, एक न्यूट्रल पर्सन था, राइट। तो न्यूट्रल पर्सन आपको बने रहना है, थोड़ा कम परवाह करनी है, एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है और उस परिवर्तन में जो आपके हित का है उसे लेना है, अचीव करना है, उस मामले में इन्वॉल्व होना है। तो इस तरह फरवरी का महीना आपके फेवर में आ जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए ये देख लेते हैं। लव के लिए आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो बताता है प्रेम के संबंधों के मामले में, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, प्रेम के संबंधों के मामलों पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर सही साबित हो जाएंगे इस महीने। अगर आप प्रेम को प्रदर्शित करना चाहेंगे तो प्रेम आपका और आपके साथी का एक दूसरे का बढ़ेगा। अगर आप प्रेम को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो आपके लव रिलेशनशिप में मामला न्यूट्रल चलेगा। आप इस रिलेशन में अगर निगेटिविटी को खोजेंगे तो चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी, अगर आप पॉजिटिविटी को खोजेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर इस रिलेशन में आप एक बैलेंस बनाने के लिए तैयार होंगे तो चीज़ें बैलेंसिंग हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू यू आपका पार्टनर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर करना, ठीक है। शीशा होता है ना, उसमें हमारी शक्ल दिखती है, हम हाथ उठाते हैं वो भी हाथ उठाता है, हम गिराते हैं वो भी गिरा देता है। तो पार्टनर का बिहेवियर मिरर हो जाएगा इस महीने आपके लिए। दैट्स वाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रिलेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी रखें, निगेटिविटी ना रखें और शक वगैरह ना करें, क्योंकि वो भी मिरर होगा। फिर पार्टनर का भी आपके ऊपर शक आ जाएगा कि अच्छा मेरे ऊपर तो शक है और तुम्हारा, फिर क्या करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लव रिलेशन के मामले में ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन इस महीने को आपका माइंड है जो बुरा बना सकता है, तो अपने माइंड को थोड़ा मैनेज करके रखना है आपको। फैमिली की बात करते हैं। अपीयर कार्ड हुआ है एलोननेस। ओशो ज़ेन कार्ड की एक खूबी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार बता चुका हूं कि ओशो ने खुद इनके डिज़ाइनिंग में हेल्प करी थी और उन्होंने अप्रूव किया था इन सारे कार्ड्स को 1 बाय 1। लोनलीनेस नहीं है, अलोननेस है। अलोननेस मतलब अकेला होना। आमतौर पे ट्रेडिशनल टैरो में इस अलोननेस के कार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हेरमिट है। अकेले आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। सच्चाई की राह पर जब आप होते हैं तो अकेले होते हैं। ओशो के शब्दों में कहूं तो सच को जानने वाले अकेले लोग होते हैं, भीड़ ने कभी सच को नहीं जाना, ठीक है। गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्य मतलब जो असीम ज्ञान है वही सत्य है, मतलब अल्टीमेट ट्रुथ। तो वो अकेले अकेले लोगों ने जाना है, भीड़ ने नहीं जाना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 लोगों को एनलाइटमेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, एक को हुआ। तो आप अपने आप को एनलाइटमेंट करने की दिशा में इस महीने आगे बढ़ सकते हैं, वो भी फैमिली के मैटर पर। और किस तरह से कि फैमिली में आपके रिस्पेक्ट अलग तरीके से बननी और बढ़नी शुरू हो जाए। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि परिवार में अगर आप अपनी पोजीशन को जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, परिवार के लोगों को हूट नहीं करते। नंबर 3, आप परिवार के प्रति अपने समर्पण के लिए कोई डिमांड नहीं करते, ठीक है। तो आपकी इमेज अलग होगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके इस समर्पण की वैल्यू ना हो। होती हैं ऐसी फैमिलियां भी होती हैं जहां वैल्यू नहीं होती है, वहां अकेले होकर के अलग मार्ग चुनने की जरूरत पड़ेगी। अकेले होकर अलग मार्ग चुनना परिवार से, यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन आपको इसकी जरूरत इस महीने फील होगी, वो भी शिद्दत के साथ। और अगर ये फील हो तो इसमें आपको आगे बढ़ने से खुद को रोकना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा परिवार को छोड़ के भाग जाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि परिवार को छोड़ करके अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करिए, नहीं। सिचुएशन अगर इस चीज की डिमांड करती हैं तो संकोच नहीं करिए, ये कह रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए पॉसिबिलिटीज का कार्ड अपीयर हुआ है, फिनिक्स आकाश में उड़ता हुआ। इस महीने आप गहरी उम्मीदों की अपेक्षा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में या फाइनेंशियल मामलों में
आपके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे डिसीजन जो बिल्कुल नए और यूनिक हैं, जिन्हें आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल मामलों में नहीं लिया है, वे आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरी तत्व ये है, जरूरी एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लें जो अभी तक आपने नहीं लिया है। एक रिस्की डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो आपको ऊंचाई पर उड़ाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम हो। लेकिन जब ऊंचाई पर जाने की बात होती है तो सारे खुश हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर भी है ना, ऊंचाई से गिरोगे तो चोट लगी बुरी तरह की। तो उस रिस्क फैक्टर को देखते हुए अगर आप डिसीजन ले जाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, तो आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है। इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन डिसीजन लेना, अब रखते रखते कार्ड कहता है ऐसे नहीं डिसीजन ले लेना कि सुबह आंख खोली और डिसीजन ले लिया, नहीं। सोच करके लीजिए, प्लान बना कर लीजिए, कितनी पॉजिटिविटी कितनी निगेटिविटी इन्वॉल्व है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन को करके डिसीजन लीजिए ताकि पछतावा ना हो। ऑक्यूपेशन के मामले में बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड अपीयर हुआ है। बियॉन्ड इल्यूशन, ये कार्ड बताता है कि प्रोफाइल आपकी जो भी है, प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपका जॉब, जो कुछ भी है, उस मामले में आप अपनी इमेजिनेशंस को साइड रख दीजिए, पहला काम। और जो आपको फील होता है उसे करना शुरू करिए। इमेजिनेशन और फीलिंग में फर्क है। इमेजिनेशन आपको इमेजिन करवा सकती है कि भैया दुनिया का सारा सोना आपके घर के अंदर है लेकिन फीलिंग आपको ये बात करने के लिए, इस चीज के लिए पुश कर सकती है कि आप अपने सोने के भंडार को बढ़ाएं। मीन्स आप अपनी दौलत को, अपने पैसे को और इंक्रीज करें और बढ़ाएं ताकि सोना खरीद सकें। ये फीलिंग है। इमेजिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है कि कल हम सारे लोग मिलकर चांद पे चलेंगे, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। लेकिन फीलिंग में आए तो क्या होगा कि अरे चांद पे जाना तो पॉसिबल नहीं है भैया एक दिन में, उसके लिए तो वो इसरो का रॉकेट लगेगा, है ना, बड़ी चीजें लगेंगी। तो इमेजिनेशन से साइड होना है, फीलिंग्स पर आना है, लेकिन उस इमेजिनेशन को छोड़ नहीं देना है। वो दुनिया का सारा सोना मेरे घर में, उसे छोड़ना नहीं है। उस इमेजिनेशन में से तत्वों को निकालना है बाहर, तत्वों को, एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। क्या क्या काम का है, क्या क्या कचरा है, फेंक दो। जो काम का है बाहर निकाल लो। उस इमेजिनेशन में से काम की चीजों को निकालिए। आपने जो इमेजिनेशन कर रखी है अपने प्रोफेशन को लेकर के, हो सकता है आप एक कंपनी में छोटे एम्प्लॉय हो और आपने सोचा हो कि भैया मैं डायरेक्टर हो जाऊं इस कंपनी में तो कितना मजा आए। तो वो जो डायरेक्टर बनने की एक इमेजिनेशन है, या अपने बिजनेस को मल्टी बिजनेस यानी कि चेन बिजनेस होता है ना, जैसे आपकी एक दुकान है तो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो 10-10, 20-20 शॉप चला रहे हैं, तो आपने भी सोचा कि भाई हमारी भी कल को एक चेन होगी। तो ये एक इमेजिनेशन है। अब इस इमेजिनेशन में तत्व क्या है, मेजर तत्व क्या है, पहले एक चेन तो बना लो, फिर आगे 4 बना लेना। ये तत्व है, इसको खींच लो। डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, आपके अंदर डायरेक्टर वाली क्वालिटी जरूरी है। तो डायरेक्टर की क्वालिटीज क्या होती हैं उसको तो पता कर लो। अब डायरेक्टर बनेंगे जी, सपना देख लिया, बनोगे कैसे, क्वालिटी क्या चाहिए डायरेक्टर की। आप सिर्फ वहां से देख रहे हैं जहां आप बैठे हैं अपनी चेयर पर। आप एक जूनियर एम्प्लॉय हैं और वहां बैठ करके आप डायरेक्टर को जज करते हैं कि इस आदमी में ये क्वालिटी होगी शायद, और इस क्वालिटी से यार ये डायरेक्टर बन गया। नहीं, आपका सोचना, आपका दिमाग गलत है, क्योंकि आपका देखने की जगह आप गलत जगह से देख रहे हैं ना। आप समझें, अगर आप सामने देख रहे हैं जमीन पर खड़े होकर के तो आप कुछ दूर देखेंगे, लेकिन अगर आप पेड़ पर चढ़ जाएं तो ज्यादा दूर देखेंगे, एक 10 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ जाएं तो और ज्यादा दूर देखेंगे। तो लोकेशन सेम हो गई, लेकिन देखने का नजरिया बदलता चला गया हर स्टेप के साथ में। तो वही आपको करना है। इमेजिनेशन में से तत्वों को बाहर निकालिए और उस पर फीलिंग्स को डालिए। इमेजिनेशन के तत्वों में जब फीलिंग का तड़का लगा लेंगे फिर इमेजिनेशन के तत्वों में जब फीलिंग को डाल देंगे, उसका तड़का लगा लेंगे, एक्चुअली तड़का ही बोलते हैं, उस फीलिंग को जब ऐड कर देंगे, तब जो निकल करके आएगा उस पर काम करेंगे तो आगे सक्सेस दिखेगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना, चेन बनानी है बिजनेस की, दुकानों की एक श्रृंखला होनी चाहिए। मेरी भी कल को 50 दुकानें होंगी, पहले एक और कर लो, एक कर रहे हो एक और कर लो। कैसे करोगे, प्लान करो ना, प्लान। चेन 50 दुकानें तो मतलब
एक पर तुम बैठोगे, 50 बाकी 49 पे नौकर बैठेंगे, एम्प्लॉइज बैठेंगे। तो एक को तो एम्प्लॉय के सहारे चला करके देखो, प्लानिंग तो करो उस चीज पर, तब आगे जाओगे ना। 1 2 फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे भागते हैं ना चीजें। तो वो करिए इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन में से तत्व निकालिए, फीलिंग को ऐड करिए और उस पर काम करिए। जब आपको पता चलेगा कि भैया डायरेक्टर ये पर्सन कैसे बन गया, या डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, या डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए क्या चाहिए, तो उस चीज पर काम शुरू होगा। अपनी जगह से मत देखो, थोड़ा ऊपर खड़े हो जाओ और वहां से देखो कि उसमें क्या क्वालिटीज है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। काफी गहराई आई थी, है ना। मोमेंट टू मोमेंट एजुकेशन के मामले में ये कार्ड कहता है कि अब अपने दिमाग से वो चीजें निकाल दीजिए कि आप थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो करके खिचड़ी बना करके खा सकते हैं। नहीं, फरवरी का महीना मोस्टली बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम होता है फरवरी के एंड में या मार्च में। शुरू से हो जाइए शुरू, ठीक है। नॉवेल पढ़ने वाले लोग 300, 400, 500 पेज की नॉवेल को एक दिन में पढ़ डालते हैं। हैरी पॉटर का नॉवेल जो 600 और 800 पेजेस का था, उसे एक दिन 2 दिन में लोग पढ़ गए, मैंने भी पढ़ा। तो मीन्स पढ़ा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लीजिए, बेहतर तरीके से रिवाइज कर लीजिए, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना। लेकिन वो वाला चैप्टर जो बहुत कायदे से तैयार है, पता है हाँ ये चैप्टर नंबर 5 एकदम डिट्टो पता है मेरे को, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, फिर परेशान नहीं होना, आगे निकलना है, जल्दी कवर अप करना है। लेकिन अगर उसी चैप्टर नंबर 5 में आपको लगता है आधा तैयार है आधा नहीं, तो आधा स्किप मत करिएगा, फिर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपने ये किया तो एजुकेशन के मामले में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज की। कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है थंडरबोल्ट। फरवरी के महीने में पाइल नंबर 3 आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। कैसे? पहले तो किसी की बातों में मत आइए, कि ऐसे बातों में नहीं आना। भैया पता है दाल खाने से बहुत ताकत आती है, बिल्कुल सुनो ही मत उस आदमी की। क्यों? क्योंकि कोई और समझा रहा है, दूसरे का ज्ञान मत लो, खुद से सोचो मुझे दाल खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। खानी चाहिए तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। कहते हैं ना दाल खाने से लोगों के पास बुद्धिमत्ता आ जाती है, ब्रेन तेज हो जाता है। और कभी कभी छोटे बच्चे मजाक में कहते हैं कि हमारा ब्रेन पहले से तेज है इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो यहां मैं किसी चीज को खाने या ना खाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दूसरे लोगों के गाइडेंस पर नहीं चलिए। दूसरे लोग आपको फोर्सफुली कुछ एडवाइस करते हैं, उस पर काम नहीं करना। लेकिन अंदर से जो फील अपने आ रहा है, हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे अंदर से फील आता हो कि यार मुझे ना अपने डाइट में फला चीज ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि आपको पिछले काफी समय से एक फील आ रहा है कि मुझे ना एक एप्पल जरूर खाना चाहिए, वीक में कम से कम एक बार तो खाना चाहिए, वो ऐड कर लीजिए, उसको छोड़ना नुकसानदेह होगा। तो जो फील आ रही है उस फील के साथ जाइए। जैसे कभी कभी फील आती है ना कि यार हमें मिल्क बहुत जरूरी है कैल्शियम के लिए, हड्डियां वड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और फिर वो टीवी में ऐड देखते हैं और वो कहते हैं अरे दूध में कैल्शियम कहाँ, दूध में कैल्शियम कहाँ। तो वो कमर्शियल चीज है, उनको सामान बेचना है, इसलिए वो उस तरह की चीजें बना रहे हैं। अब उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा। अपने दिमाग से काम करना है, दूसरों के आइडियाज पर कम, अपने आइडियाज पर ज्यादा चलना है। लेकिन अगर किसी मामले में आप स्टक हैं और आपको लगता है गाइडेंस चाहिए, तो मांग लीजिए गाइडेंस, तो आइडिया लीजिए। लेकिन बिना मांगे हुए दिए हुए हेल्थ के जो आइडियाज हैं, हेल्थ की जो एडवाइस है, उन पर आपको एक पैसे का काम नहीं करना है, उस पर सिर्फ अपना दिमाग लगा करके चलना है। इस महीने हेल्थ के मामले में ढीलापन बिल्कुल नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। रूटीन को बरकरार रखिए और किसी भी प्रकार की हीला हवाली जिसको कहते हैं वो मत करिए। हीला हवाली मतलब अपने आप को ओवर कैजुअलनेस में नहीं ले जाना हेल्थ के मामले में। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज हेल्थ में इस महीने प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बाई चांस हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि इस महीने पॉसिबिलिटी में आ रही है कि कुछ लोगों को हो सकती है, पाइल 3 में अगर होती है, तो आप इसे एक तरह का ईश्वर के द्वारा दिया गया मान लें कि ये ईश्वर ने मेरी हेल्थ में डाउनफॉल किया है, तो हे भगवान जो आपने किया थैंक यू वेरी मच, मैं आपके दिए हुए के साथ सरवाइव करने को रेडी हूं। सीधा जैसे ही आप ये एक्सेप्टेंस लाते हैं, ईश्वर बहुत नाजुक और एक तरह से समझे तो दयालु होते हैं, उनका दिल बड़ा नाजुक होता है, बड़ी जल्दी मान जाते हैं, पिघल जाते हैं।
जिसे एक कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि आप स्वर्ग में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन आपका एक बलिदान, एक त्याग स्वर्ग में आपकी जगह फिक्स कर सकता है। ज़मीन बिक नहीं रही है। इसलिए बोधिधर्मा ने भी कहा था कि तुम कितने भी दान कर लो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। मैंने भी कई बार कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यहाँ 1 रुपये दीजिए वहाँ 10 लाख मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ फिक्स डिपॉजिट थोड़ी हो रही है। यहाँ आपने 1 रुपये दिया और वहाँ 10 लाख ले लो। FD थोड़ी चल रही भगवान के यहाँ पे। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। भाग जाओ यहाँ से। तो अपने मामलों में आपको समझदारी से काम करना है। हेल्थ के मामलों में गलती ना करें, और अगर हेल्थ में डाउनफॉल आता है तो ईश्वर की शरण में जाएं। ईश्वर की शरण में जाते ही आपके डाउनफॉल में रिलीफ हो जाएगा और आपका डाउनफॉल खत्म होता चला जाएगा, आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का ये जो टॉपिक था, फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ये आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।